स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द इंडिया और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से है। प्रेजेंट समय के अंदर बोथ कंट्रीज़ का जो सिचुएशन है उसको रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में कुछ कंट्रीज़ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं, उनके द्वारा इंटरवेन किया गया। तो उसी के सिमिलर लाइन के ऊपर यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं उनके द्वारा भी कहा गया है कि बोथ कंट्रीज़ के जो डिफरेंसेस हैं उसको रिजोल्व करना चाहिए। मिलिट्री सॉल्यूशन है वो किसी भी तरीके से कन्फ्लिक्ट है उसको नहीं रिजोल्व करेगा। क्या हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे मेंशन किया गया है? तो स्टूडेंट्स, बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो तो यहाँ पे नहीं मेंशन है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में ज़रूर से मेंशन किया गया है, जिसका पाकिस्तान प्रेजेंट समय के अंदर जो नॉन परमानेंट मेंबर है उसके रूप से इंक्लूडेड है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये पार्ट है। और स्टूडेंट, टोटल इसके 15 मेंबर्स हैं वो हुआ करते हैं। 5 मेंबर्स हैं वो परमानेंट हैं, 10 मेंबर्स हैं जो 2 ईयर के टेन्योर के रिगार्डिंग में नॉन परमानेंट बेसिस पे मेंबर्स को ऐड किया जाता है। इंडिया का आप देखिए कि एक और यहाँ पे जो ग्लोबल डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे इंडिया के द्वारा प्रपोज किया जाता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को जो रिफॉर्म है वो किया जाए। इंडिया के द्वारा एक G4 ग्रुप है उसको भी सेटअप किया गया है, जिसके अंदर इंडिया है, जापान है, इसके अलावा जर्मनी है और जर्मनी के अलावा ब्राज़ील है। तो ये 4 कंट्रीज़ हैं जो प्रपोज करते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल को प्रेजेंट समय में रिफॉर्म का ज़रूरत है। मोर ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ग्लोबल पावर्स पिछले 60-70 ईयर्स के अंदर में डेवलप हुए हैं, तो उनको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है उसको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में जो सिविल डिफेंस का जो विंग है उनके द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को एक डायरेक्शन है उसको इश्यू किया गया। डायरेक्शन के अंदर यही बताया गया है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के वहाँ पे आपको सिविल डिफेंस का जो ड्रिल्स हैं उनको आपको कंडक्ट करना है, सिटीजन्स को अवेयर करना है। अगर आने वाले समय के अंदर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उसके रिगार्डिंग में जो सिटीजन्स हैं वो अवेयर रहें, क्या स्टेप्स उनको कैरी फॉरवर्ड है वो करना है उस सिचुएशन के दौरान में। तो यहाँ पे सिविल डिफेंस का जो ड्रिल है उसके बारे में कहा गया। आप देखिए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी डिफेंस के रिगार्डिंग में भी जो ड्रिल्स हैं वो होना चाहिए कि अगर अर्थक्वेक का सिचुएशन कोई क्रिएट हुआ है तो उस समय कैसा जो एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया जाए। पैनिक का जो सिचुएशन है वो नहीं होना चाहिए। तो उसी तरीके से स्टूडेंट्स, मिलिट्री कन्फ्लिक्ट के दौरान में बहुत कंट्रीज़ के रिगार्डिंग में अगर वॉर का सिचुएशन क्रिएट होता है तो सिविल डिफेंस वन काइंड ऑफ एक टूल है जो कि यहाँ पे सिविलियन पर्सनस के द्वारा यूज है वो किया जाता है। उनके डिफेंस पर्सपेक्टिव से डिफेंस फोर्सेस को किसी तरीके से जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में। यहाँ पे आप देखिए कि जो एनसीसी है, एनसीसी के अलावा और भी जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो पर्सनल्स हैं उनको डिप्लॉय किया जाएगा सिविल डिफेंस के इस ड्रिल के रिगार्डिंग में। एग्ज़ाम के लिए क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, बस सिविल डिफेंस का ये जो ड्रिल प्रोसेस है उसके बारे में आप ज़रूर से रीड कर लेना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये विंग है जिनके द्वारा इसको डील है वो किया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए कि रिवर सिस्टम के बारे में है। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर में। तो इंडिया के द्वारा यहाँ पे जो डैम्स हैं उनको आप देखिए कि वाटर है उसको स्टॉपेज किया गया था। बेसिकली ये कौन से डैम हैं? बोथ जो डैम है वो हैं स्टूडेंट्स चेनाब रिवर के ऊपर में सिचुएटेड। आपसे ये क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर में। डैम आपको बता दिए जाएंगे और आप देखिए कि वो जो बांध है, वो जो डैम है वो कौन सा रिवर के ऊपर में सिचुएटेड है। मैच द कॉलम के अंदर में या किसी एक स्पेसिफिक रिवर के रिगार्डिंग में जो सवाल है वो हो सकता है। तो चेनाब रिवर के ऊपर में ये सिचुएटेड है। बगलियार है, सलाल जो डैम है, बगलियार और सलाल डैम है। एनुअल बेसिस पे एक प्रैक्टिस हुआ करता है कि रिवर के द्वारा जो गाद है, जो सिल्ट है वो लाया गया है उसको क्लीन करने के रिगार्डिंग में, डैम को क्लीन करने के रिगार्डिंग में इस तरीके से वाटर को स्टॉप करके फिर आप देखें कि उसको जो डैम्स के जो गेट्स हैं उनको ओपन किया जाता है। तो उसी प्रैक्टिस को इंडिया के द्वारा अर्लियर फेज के अंदर किया गया। वो एवरी ईयर के अंदर में अगस्त के समय ये जो कंडक्ट है वो हुआ करती है। इंडस वाटर ट्रीटी आप देखिए कि 1960 के समय इंडिया और पाकिस्तान के बिटवीन में इंडस रिवर सिस्टम का जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके रिगार्डिंग में ट्रीटी है वो एग्जिस्टेंस में आया था। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस ट्रीटी को जो नेगोशिएट है वो किया गया था। जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वहाँ पे इंडिया को जो एक्सेस है वो मिलता है, जिसके अंदर रहे रावी है, ब्यास है और सतलुज है।
वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं स्टूडेंट्स, इंडस है, चेनाब है और झेलम है। तो ये जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है यहाँ पे पाकिस्तान को मोर एक्सेस है वो दिया गया है। क्या इंडिया किसी भी तरीके से वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स को यूज है वो नहीं कर सकता। तो आप देखिए कि रन ऑफ द रिवर का जो फ्लोइंग है उसको इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट समय के अंदर इंडिया का जो डिसीजन है इंडस वाटर ट्रीटी के रिगार्डिंग में कि अपर राइपीरियन स्टेट का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि डाटाज को शेयर किया जाए वाटर के फ्लोइंग के रिगार्डिंग में, वो इंडिया के द्वारा नहीं है, वो शेयर किया जाएगा प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको जो किशन गंगा नाम का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। वो कौन सा रिवर के ऊपर है? झेलम रिवर के ऊपर है किशन गंगा। किशन गंगा है वो झेलम के ऊपर में है। यहाँ पे कौन से जो डैम्स हैं जो चेनाब के ऊपर में है? एक तो आप देखिए कि बगलियार है, बगलियार डैम है। बगलियार के अलावा सलाल जो डैम है, सलैल डैम है, वो यहाँ पे चेनाब के ऊपर सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया और रसिया के बारे में है, रसिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, उससे पहले आप देखिए कि रसिया के जो एक मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट था कि बोथ कंट्रीज को कन्फ्लिक्ट है उसको नहीं कैरी आउट करना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान को। यहाँ पे जो रसिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा इंडियन पॉलिटिकल लीडर को कहा गया कि आप टेररिज्म के अगेंस्ट में जो फाइट है उसको यहाँ पे कंटिन्यूस कैरी आउट कीजिए। जो 9 मई का जो डे है जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के रिगार्डिंग में सेलिब्रेशन है वो वहाँ पे किया जाता है रसिया के वहाँ पे। तो आप देखिए कि रेड स्क्वायर के अंदर में जो 80 एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा वर्ल्ड वॉर सेकंड का जो विक्ट्री के रिगार्डिंग में। तो उसके रिगार्डिंग में भी इनवाइट किया है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो वहाँ के विजिट के लिए जाएंगे। आने वाले समय के अंदर में रसिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं इंडिया के विजिट के लिए भी आने वाले हैं, क्योंकि आप देखिए कि इंडिया और रसिया का एनुअल बेसिस के ऊपर में डिप्लोमेटिक जो इंगेजमेंट है, डिप्लोमेटिक डिस्कशन है, वो आपको देखने के लिए मिलता है। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं एक दूसरे की कंट्री के लिए विजिट किया करते हैं। हमारे पीएम सर भी रसिया के विजिट के लिए गए थे। वहाँ पे उनके द्वारा कहा गया था कि हमारा जो टेरिटोरियल एरिया है, जो लैंड का एरिया है, वो बुद्ध का एरिया है, किसी भी तरीके से जो वॉर का सिचुएशन है वो नहीं होना चाहिए। इंडिया के द्वारा जब भी आप देखिए कि किसी कंट्री के अगेंस्ट में अगर कन्फ्लिक्ट हुआ है इंडिया का, तो इंडिया के द्वारा हमेशा उसको डिफेंड है वो किया गया है कि उनके द्वारा हमारा जो टेरिटोरियल एरिया है उसके अंदर एग्रेशन का कोशिश किया गया। तो इंडिया के द्वारा जो इमरजेंसी है आर्टिकल 352 के अंदर में, वो एक्सटर्नल एग्रेशन को ही डिफेंड करने के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रेड स्क्वायर को यहाँ पे शो किया गया है कि वहाँ पे रसिया का जो एयरफोर्स है उनके द्वारा आप देखिए कि रशियन फ्लैग का जो कलर है उस तरीके से यहाँ पे डेट प्रैक्टिस है उसको कैरी आउट किया गया। विक्ट्री डे का जो सेलिब्रेशन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि इजराइल के बारे में है। इजराइल का जो वॉर कैबिनेट है उनके द्वारा एक डिसीजन है वो लिया गया कि गाजा का जो एरिया है उसको कन्क्वेस्ट करना है, उसको हमें उन्हीं के टेरिटोरियल एरिया के अंदर में उसको इंक्लूड है वो करना है। अब देखिए कि स्टूडेंट्स गाजा के वहाँ पे जो हमास नाम का एक जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जिस तरीके से इंडिया के अंदर में जो टेररिस्ट जो पर्सनस हैं उनके द्वारा सिविलियंस को टारगेट किया गया पहलगाम के अंदर में, तो हमास के द्वारा भी एक म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर में सिविलियंस को ही टारगेट किया गया था इनिशियल फेज के अंदर में। अब आप देखिए कि इजराइल का जो कैबिनेट है उनके द्वारा अप्रूवल है वो दिया गया है, मिलिट्री का एक्सपेंशन है वो किया जाएगा। 52,000 के आसपास जो लोग हैं वो अभी तक उनका डेथ हुआ है गाजा स्ट्रिप के वहाँ पे, और काफ़ी सारे आप देखिए कि अराउंड द 98 या 99% जो सिविलियन पर्सनस हैं उनका आप देखिए कि मूवमेंट है वो भी हुआ है नॉर्दर्न से सदर्न के लिए, सदर्न से नॉर्दर्न के लिए। ह्यूमैनिटेरियन वहाँ पे जो सिचुएशंस हैं वो बेटर नहीं है, चिल्ड्रंस के ऊपर भी अटैक हुआ है, फूड का जो सिचुएशन है वो भी सही नहीं है। तो ये बेसिकली वहाँ पे डेट गाजा स्ट्रिप के बारे में है। एक आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है। रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को सेटअप किया गया था 1948 के समय कि जो पैलेस्टीनियन कम्युनिटी है, पैलेस्टाइन का जो कम्युनिटी है जो अदर एरियाज़ के लिए माइग्रेशन किए, जिसको कि एक उर्दू के अंदर एक वर्ड हुआ करता है नकबा। नकबा क्या है? नकबा है बेसिकली मास लेवल के ऊपर में, नकबा है जो मास लेवल के ऊपर में माइग्रेशन है वो किया जाता है। तो जो नाइबर कंट्रीज हैं, इजिप्ट का भी एरिया है जिसके अंदर आप देखिए कि जॉर्डन का एरिया है, लेबनान का एरिया है, सीरिया का एरिया है, जहाँ पे पैलेस्टाइन कम्युनिटी के द्वारा माइग्रेशन है वो किया गया था। तो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को सेटअप किया गया 1948 के समय यूएन के द्वारा। उसका बेसिक पर्पज़ यही था कि चिल्ड्रंस के एजुकेशन के रिगार्डिंग में
जो वहाँ पे ह्यूमन बींग्स हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, और आप देखिए कि उनको किसी भी तरीके से जो फूड का जो अवेलेबिलिटी है वो भी रहे। तो ये सपोर्ट यहाँ पे रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है वो प्रोवाइड करता है। इन हाउस जो पैनल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया उनके द्वारा अपना जो रिपोर्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया गया है कि एक जज के घर से कुछ कैश है वो रिकवर हुआ था, कैश मिला था वहाँ पे फायर के इंसिडेंट के दौरान में, और कैश का अमाउंट है वो काफ़ी लार्जर था। तो एक इन हाउस इंक्वायरी है उसको कंडक्ट किया गया था। इन हाउस इंक्वायरी का द्वारा अपना रिपोर्ट है वो दिया गया है। अब रिपोर्ट के अंदर में क्या हो सकता है, अगर आप देखिए कि उनके द्वारा कोई यहाँ पे अनएथिकल प्रैक्टिस हुआ है, कोई वहाँ पे वो यहाँ पे आप देखिए कि माना जाता है कि उनके पास में जो मनी है वो अनएथिकल वे के अंदर में है, तो स्टूडेंट सीजीआई के द्वारा उस बेसिकली सेंटर को रिपोर्ट है वो दिया जाएगा, उनके द्वारा बताया जाएगा कि इनके रिमूवल का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाए। अगर यहाँ पे किसी भी तरीके से इनके द्वारा अनएथिकल प्रैक्टिस है वो नहीं किया गया है तो आप देखिए कि बेसिकली उनके अगेंस्ट में जो ये इंक्वायरी है वो यहीं पे ही एंड होता है। बेसिकली वो कोई जो डिसीजंस है वो नहीं लिए जाएंगे। तो ये कुछ इंक्वायरी पैनल के बारे में था। आप देखिए कि जब भी हम डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बारे में रीड करते हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्या आपको आर्टिकल जो 20 है उसका वायलेशन है। 20 के अंदर में आप देखिए कि डबल जियो पार्ट एक ही क्राइम के रिगार्डिंग में आपको दो जो पनिशमेंट है वो नहीं होना चाहिए। तो क्या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वहाँ पे डबल जियो पार्टी है उसका वायलेशन है, यहाँ पे कोई भी डबल जियो पार्टी है वो नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है उसको नहीं इंक्लूड किया जाता है, कोई भी इंक्वायरी है उसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा कि किसी पर्सन के द्वारा कहा गया कि इंक्वायरी भी यहाँ पे कंडक्ट हुआ है, फिर हमारे अगेंस्ट में डेट उनके अगेंस्ट में जो कोर्ट का जो केस है वो भी चले। तो आर्टिकल 20 बेसिकली क्या है, आर्टिकल 20 के अंदर में 3 प्रोविजंस हैं कि किसी भी पर्सन को यहाँ पे डबल जो पनिशमेंट है वो नहीं मिलेगा, डबल जियो पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन है वो नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव वे के अंदर में जो लॉ है उनको नहीं इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नहीं पता है अगर आपको आर्टिकल 20, अपना पॉलिटिका बुक ओपन कीजिए, रीड कीजिए, क्योंकि आप रीड नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपके बेसिक्स कमज़ोर हैं तो। नेक्स्ट आप देखिए कि पंजाब असेंबली के द्वारा एक रिजोल्यूशन है उसको पास किया गया। रिजोल्यूशन के अंदर बताया गया है कि जो ब्यास एंड भाखड़ा का जो वाटर शेयरिंग के रिगार्डिंग में अभी रिसेंटली जो डिसीजन हुआ था, किसी भी तरीके से उनके द्वारा जो पानी है उसको नहीं शेयर किया जाएगा हरियाणा के साथ में। हमारे इंटर स्टेट भी आप देखिए कि वाटर का जो डिस्प्यूट है, जो डिफरेंसेज हैं वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे एक रिजोल्यूशन है उसको पास किया गया उनके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो डैम सेफ्टी एक्ट है 2021 का, कि किसी भी स्टेट के अंदर में अगर कोई डैम सेटअप है उसको भी यहाँ पे जो मोर कंट्रोल है वो सेंटर को प्रोवाइड करता है वो एक्ट डैम के रेगुलेशन के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स उसको भी कंडेम है, उसको उसके रिगार्डिंग में जो डिफरेंसेज है उसको शो किया गया है पंजाब असेंबली के इस रिजोल्यूशन के डिस्कशन के दौरान में। तो ब्यास एंड भाखड़ा जो मैनेजमेंट बोर्ड है उसके डिसीजन के अगेंस्ट में एक रिजोल्यूशन को प्रपोज किया गया। आर्टिकल 262 आपको पता होना चाहिए, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग में है कि एक ट्राइब्यूनल है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। हमारे यहाँ पे आप देखिए कि वर्ल्ड के अंदर में अगर हम बात करें, जब भी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन लॉज के बारे में डिस्कशन हुआ करता है तो स्टूडेंट्स वहाँ पे एक एक्सक्लूजन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो लोकल जो कम्युनिटी हुआ करती है, जो इंडिजीनियस पर्सनस हैं, इंडिजीनियस पीपल हैं, लोकल कम्युनिटी हैं, उनको काफ़ी सारे लॉज के अंदर में एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। फॉरेस्ट एरिया के अंदर में उनका प्रेजेंस है, आप देखिए उनका एक इंटर रिलेशन है फॉरेस्ट के साथ में, तो उनको रिमूवल है वो कर दिया जाता है। इंडिजीनियस जो पर्सन है, इंडिजीनियस पीपल और लोकल कम्युनिटी, उनको रिमूवल रहेगा, फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया है वो बना दिया गया है। तो ये प्रैक्टिस जो है, जो यहाँ पे आपको एक्सक्लूड करने का प्रैक्टिस एक कॉलोनियल आइडिया है। कॉलोनी के जब कॉलोनियल टाइम पीरियड हुआ करता था तो उस समय ये जो मेजरली प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिलता है कि लोकल कम्युनिटीज़ को ऐसे रिमूव है वो किया जाता है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे एनक्रोचमेंट एक यहाँ पे एक रीजन है, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे एक रीजन है कि इनका जो इंडिजीनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटी हैं उनके एरिया के अंदर में एनक्रोचमेंट होना, उनके एरिया के अंदर एनक्रोचमेंट होना, उनका डिस्प्लेसमेंट होना। 10 to 20 मिलियन के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको कि डिस्प्लेस है वो किया गया है उनके कोर एरिया से, फॉरेस्ट के अंदर वो रहा करते थे, उनका वहाँ पे प्रेजेंस था।
तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अगर कौन कौन सा ऐसा कुछ कोई फेमस कम्युनिटीज़ हैं जिनको कि इस तरीके से फॉरेस्ट एरिया के अंदर रिमूव किया गया, तो केन्या के वहाँ पे आप देखिए कि मसाई नाम का एक ट्राइब है, मसाई नाम का एक ट्राइब है, मसाई नाम का ट्राइब है। फिर स्टूडेंट्स बैथुआ नाम का एक ट्राइब है युगांडा के वहाँ पे, पेरू के वहाँ पे भी एक ट्राइबल कम्युनिटी है, और हमारे यहाँ पे जो आदिवासी हैं, जो ट्राइबल पर्सनस हैं, उनको हम यहाँ पे इंक्लूड किया करते हैं। बट इंडिया के जो फॉरेस्ट राइट के जो एक्ट्स हैं वो किस तरीके से डिफरेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया का एक कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 244 है, आर्टिकल 244 ए है, आर्टिकल 244 है, 244 ए है। फिर उसके बाद में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी हमारे यहाँ पे जो एरियाज़ के अंदर में लोकल कम्युनिटीज़ है उसके डिस्टरबेंस के बारे में नहीं मेंशन किया गया है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के अलावा स्टूडेंट्स जो पंचायती राज का जो एक्ट है उसका भी इन जो ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पे एक्सटेंशन के रिगार्डिंग में पीसा का एक एक्ट है। हमारा जो लास्ट सेंसस है वो बताता है कि 8.6% जो हमारा पॉपुलेशन है ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो ट्राइबल पॉपुलेशन के रिगार्डिंग में जो लॉज हैं वो लाए गए हैं। जैसे कि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो यूएनसीबीडी का जो कॉन्सेप्ट है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 92 के समय एग्जिस्टेंस में आता है ना, इंडिया के द्वारा 2002 के समय इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया। नेशनल एक्शन प्लान है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का, उनको भी कैरी आउट किया गया। ट्राइबल कम्युनिटीज़ को मोर राइट्स हैं वो ग्रांट किया गया। 2006 का जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो इसको बताता है कि उनका जट फॉरेस्ट के साथ में जो रिलेशन है उसको एक लीगलाइज स्टेटस या उसको आप देखिए कि रिकॉग्नाइज है वो किया गया फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू। प्रेजेंट समय के अंदर में और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव हैं। 30/30 की 30% जो इंडिजीनियस एरिया है, सॉरी डट बायोडाइवर्सिटी एरिया है उसको हमें रिकवर करना है 2030 तक, तो उसको भी अचीव करने के अंदर में इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ का एक इम्पोर्टेंट रोल है वो रहेगा। तो इंडिया के जो लॉज हैं, फॉरेस्ट राइट के जो लॉज हैं उसके अंदर में आपको लिटिल बिट एक्सक्लूजन है, लिटिल बिट आपको जो डिफरेंस है वो देखने के लिए मिलता है ग्लोबल लॉज के साथ में। क्योंकि आप देखिए कि इसके अंदर में हमारी कम्युनिटीज़ को हम अलाउ करते हैं शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया के थ्रू, उनका जो प्रेजेंस है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो पीसा का जो एक्सटेंशन है, तो उनका ग्राम सभा है वो काफ़ी कुछ डिसाइड है वो किया करती है। और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आप देखिए कि अलाउ है वो भी किया गया है। स्पेन और पुर्तगाल कहाँ पे सिचुएटेड है? स्पेन और पुर्तगाल आइबेरियन पेनिनसुला का जो एरिया है, मोरक्को जो अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि आइबेरियन पेनिनसुला है, यहाँ पे आपको मेडिटेरियन सी सिचुएटेड है। यहाँ पे आप देखिए कि कौन सा स्ट्रेट है यहाँ पे जो मेडिटेरियन सी को अटलांटिक के साथ में कनेक्ट करता है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, आपका ये होमवर्क है। या स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जो कनेक्ट करता है, ये अफ्रीका है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे मेडिटेरियन का पार्ट है। ये आइबेरियन पेनिनसुला है, यहाँ पे पोर्तुगीज, यहाँ पे स्पेन है, यहाँ पे पुर्तगाल है। प्रॉब्लम क्या हुआ है? प्रॉब्लम हुआ है कि वहाँ पे जो ग्रिड सिस्टम है उसके अंदर में ब्लैकआउट का लार्जर समय के रिगार्डिंग में जो आप देखिए कि लाइट का प्रेजेंस है वो नहीं रहा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रेजेंस नहीं रहा। तो ग्रिड के चैलेंज के बारे में जो डिस्कशन है वो यहाँ पे किया गया है कि रिन्यूएबल जो सेक्टर के जो ग्रिड्स हैं उसके रिगार्डिंग में किस तरीके से चैलेंजेस हैं। ट्रेडिशनल वे के अंदर में जो ग्रिड सिस्टम है उसका किस तरीके से यूज हुआ करता है, जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उसके थ्रू उसका यूज आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप एग्जाम के पर्पज से आप देखिए यहाँ से जो सवाल है वो नहीं पूछा जाएगा। लोकेशन एक बार आप जरूर से देख लेना, लोकेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र का जो लैंग्वेज बेसिस पे क्रिएशन हुआ उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है वो किया गया है। आप देखिए कि सबसे पहले वन लैंग्वेज वन स्टेट का डिमांड होता है, एस के धर कमेटी आती है, एस के धर कमेटी के द्वारा लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट्स का क्रिएशन है वो नहीं होगा, एक लैंग्वेज का एक स्टेट नहीं होगा। ऐसे तो हमारे यहाँ पे एवरी 10 to 20 किलोमीटर के अंदर में डायलैक्ट है वो चेंज होता है। फिर आप देखिए कि डायलैक्ट बेसिस के ऊपर बाल्कनाइजेशन का जो प्रोसेस है, मूवमेंट्स है वो स्टार्ट हो सकते थे। तो इंडिया का यूनिटी इंटीग्रिटी को देखते हुए इस तरीके से डिसीजन है वो लिया गया। फिर आप देखिए कि जो पोटी श्रीमालू हैं उनके द्वारा कंटिन्यूस प्रोटेस्ट किया गया आंध्रा स्टेट के रिगार्डिंग में। जेवीपी कमेटी बना, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का कमेटी था, ये आपको याद होना चाहिए, गवर्नमेंट का कमेटी नहीं था। इनके द्वारा भी वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है कि एक लैंग्वेज का एक स्टेट होना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट वो कर दिया गया।
फिर स्टूडेंट्स आंध्रा स्टेट क्रिएट होता है बिटवीन के अंदर में, क्योंकि जो प्रोटेस्ट करने वाले पर्सन हैं पोटी श्रीमालू, उनका जो डेथ है वो होता है। यहाँ पे जेबीवी के अंदर में जो 3 पर्सन्स कौन हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, पट्टाभी सीतारमैया हैं। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट्स फिर एक कमेटी बनती है, कमेटी का नाम है फजल अली। फजल अली के द्वारा भी बताया गया कि डेट वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होना चाहिए, बट लैंग्वेज कैन बी ए क्राइटेरिया कि जिसके बेसिस पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को कैरी आउट करना है। स्टेट का जो फॉर्मेशन है वो आप कर सकते हो, बट एक लैंग्वेज एक स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको ये अलाउ है, वो नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स फजल अली के द्वारा भी इसको रिजेक्ट किया गया। फिर आप देखिए कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, हमारे यहाँ पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाता है। 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज हैं वो इस्टेब्लिशमेंट में आती हैं उस समय के अंदर में। फिर स्टूडेंट्स 1960 के समय में फर्स्ट टाइम आपको जो बॉम्बे स्टेट है उसका नाम चेंज किया जाएगा। बॉम्बे स्टेट का जो नाम है वो चेंज कर दिया जाता है महाराष्ट्र, क्योंकि स्टूडेंट्स एक संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट है वो उस समय में कैरी आउट होता है। और आप देखिए कि गुजराती स्पीकिंग पीपल्स हैं उनके रिगार्डिंग में गुजरात है वो क्रिएट किया जाता है। तो 1 मई का वो डे है जब यहाँ पे मुंबई स्टेट को, जो बॉम्बे स्टेट है उसका नाम चेंज कर दिया गया महाराष्ट्र। और आप देखिए कि गुजराती स्पीकिंग पर्सनस के रिगार्डिंग में गुजरात है वो वहाँ पे क्रिएट है वो होता है। हमारी यूपीएससी के एग्जाम के रिगार्डिंग में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन आपसे सपोज कीजिए पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा जो टेरिटोरियल एरिया है, कौन सा जो स्टेट है, कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो फर्स्ट यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया है। तो आपको ऑप्शन हैं वो दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑप्शन दिया गया है गुजरात है, सेकेंड आपको ऑप्शन दिया गया है नागालैंड है, थर्ड आप देखिए कि आपको ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे पुडुचेरी है, पुडुचेरी है जो इंडिया के साथ में एग्जिस्टेंस में आते हैं, और फोर्थ आपको जो ऑप्शन दिया गया है वो गोवा है। तो स्टूडेंट्स अब आपको ये पता होना चाहिए कि गुजरात फर्स्ट यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आता है कैसे, 1960 के समय इसको क्रिएट किया गया। नागालैंड का जो स्टेटहुड का जो क्रिएशन है वो 1963 के समय में है। ग्रेटर नागालिंगम मूवमेंट है, डॉक्टर फीजो हैं उनके द्वारा उस मूवमेंट को लीड किया गया। पुडुचेरी आप देखिए कि 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंडिया के अंदर ऐड किया गया था, तो ये भी 1962 के समय ही है। और गोवा को जो ऐड किया गया था वो किया गया था 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो ऐसे भी आपको जो क्रोनोलॉजिकल वे के अंदर भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है वो होना चाहिए। और गोवा को फिर स्टेटहुड कब दिया गया था, 1987 के समय में, जब नॉर्थ ईस्ट के जो फार ईस्ट के अंदर में सबसे टॉप के ऊपर कौन है, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे डाउन के अंदर में मिजोरम। तो उन दोनों को भी अर्लियर फेज के अंदर में जिनको यूटी बनाया जाता है उनको भी स्टेटहुड है 1987 के समय गोवा के साथ दिया गया था। अब गोवा के बारे में डिस्कशन है, तो गोवा का वहाँ पे टेम्पल के अंदर में आप देखिए कि भगदड़ की वजह से कुछ लोगों का डेथ हुआ था, तो जो डायरेक्शंस दिए गए थे उसको नहीं फॉलो किया गया। ये यहाँ पे गोवा का जो पैनल जिनके द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया है उनके द्वारा ये बताया गया है। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, गोवा का एक तो आपको पोर्टल एरिया पता होना चाहिए, मुरमोर गांव नाम से जो पोर्टल एरिया है, वो जो पोर्ट है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। सेकंड आप देखिए कि गोवा के वहाँ पे मोलेम नाम का एक नेशनल पार्क है, मोलेम नेशनल पार्क है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। और आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में होमवर्क दिया गया था, गोवा का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको बताना था, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताना कि वहाँ पे भगवान महावीर के अलावा कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सा वहाँ पे रामसर साइट है वो सिचुएटेड है। तो ये आपको पता करना है गोवा के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे 2 टाइप के जो गेम हुआ करते हैं, गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांसेज हैं। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस सामने आए हैं, क्योंकि आप देखें कि उसका हर का जो जीएसटी कलेक्शन है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे कौन सा ऑनलाइन गेम है जिसको किस कैटेगरी के अंदर में रखना है, उसके जीएसटी के रिगार्डिंग में कुछ डिफरेंसेज हैं, उसको यहाँ पे बताया गया। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको यहाँ पे गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चांसेज हैं, इसके बारे में एक बार रीड करना चाहिए। या गैम्बलिंग एक्ट के अंदर में इनके बारे में मेंशन किया गया है, जो हमारा गैम्बलिंग एक्ट है उसके अंडर में। या ऑनलाइन जो कंपनीज यहाँ पे अलाउ करती हैं, जो ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन उसको गेम ऑफ स्किल के अंदर में रखा जाता है या चांसेस के अंदर में, ये आप एक बार ज़रूर से इसके बारे में रीड कर लेना, इंडियन गैम्बलिंग एक्ट के बारे में, और कौन कौन से गेम है जिसको किस कैटेगरी के अंदर में रखा जाता है। आईएमएफ के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैं वहाँ पे हमारे जो पर्सनल्स हुआ करते थे उनको वापस से रिकॉल किया गया, वापस से बुलाया गया। और वर्ल्ड बैंक के अंदर में जो हमारे ऑफिशियल हैं, परमेश्वर अय्यर साहब हैं, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं। आप देखिए कि स्वच्छ भारत मिशन को जब इम्प्लीमेंट किया गया था, जब ओडीएफ का स्टेटस हुआ करता था, ओपन डेफिकेशन फ्री है या नहीं है ये विलेज,
वहाँ पे टॉयलेट्स का बिल्डिंग हुआ कि नहीं हुआ। तो उस समय में आप देखिए कि इनके द्वारा उसको हेड है वो किया गया था स्वच्छ भारत मिशन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, काफ़ी इनका अच्छा वर्क उस समय में आपको देखने के लिए मिलता है। इनका एक बुक भी है जो अपना प्रिपरेशन के रिगार्डिंग में अपना जो कम्प्लीटली जो लाइफ है उसके बारे में लिखते हैं। काफ़ी अच्छा इनका एक बुक है जिसके अंदर में इन्होंने अपना इनिशियल चैप्टर्स में अपना जो प्रिपरेशन फेज है उसके बारे में भी बताया है कि ऐसे प्रिपरेशन फेज के अंदर में अपने पॉइंट्स हैं उनको प्रिपेयर किया करते थे, जो आपको भी करने का ज़रूरत है अगर आप मेंस का तैयारी करते हो। मेंस का तैयारी वैसे ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के बाद में ही आपको करनी है। मेंस का प्रिपरेशन आप देखिए कि ऑलरेडी भी आपका होना चाहिए, और जस्ट आफ्टर आफ्टर द प्रीलिम्स तो आपको करना ही है। प्रीलिम्स अगर आपका नहीं भी होता है और आप इसी प्रिपरेशन के अंदर में हो, 1-2 ईयर या 3-4 ईयर्स आपको डेडिकेट करने हैं, जो कि आपको करने भी चाहिए, 2-3 ईयर्स तो मिनिमम एटलीस्ट। उसके बाद में आप देखिए कि बैकअप प्लान्स है वो कंसीडर कीजिए 1-2 अटैम्प्ट के बाद में। तो स्टूडेंट्स उस समय में, और बैकअप के अंदर भी स्टूडेंट्स पीसीएस के एग्जाम्स तो आप दे सकते हो अगर आप यूपीएससी का प्रिपेयर करते हो। यूपीएससी आप देखिए कि सीडीएस का पेपर कंडक्ट कराता है, सीएपीएफ का पेपर कंडक्ट कराता है। तो सिमिलर जो सिलेबस है, सिमिलर लाइन के ऊपर में काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं वो हुआ करते हैं। तो इनके द्वारा बताया गया था कि पॉइंट्स के अंदर में ये प्रिपेयर करते थे, जो कि आपको भी करने का ज़रूरत है, और आप जिससे कि आप अच्छे से परफॉर्म है वो कर सको। नेक्स्ट आप देखिए कि डब्ल्यूटीओ के वहाँ पे जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है उसके रिगार्डिंग में यूएस के द्वारा कंसर्न है कि इंडिया के द्वारा इस तरीके से जो सब्सिडाइज है वो किया गया है अपना जो स्टील सेक्टर है उसको। वैसे तो आप देखिए स्टूडेंट्स, इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट इंडिया का अगर हम बात करें जो क्वालिटी स्टील्स है उसके अंदर में इंडिया का जो इम्पोर्ट है वही आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जिसके अंदर में 14 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको कि आप देखिए कि इंसेंटिवाइज है वो किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। अब डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वहाँ पे यूएस का द्वारा ये क्वेश्चंस रेज किए गए हैं कि काउंटर वेलिंग ड्यूटीज हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जो सपोर्ट है, क्या यहाँ पे जो गाइडलाइंस है उनको वायलेट करता है या नहीं करता है। चाइना के द्वारा तो आप देखिए कि उनका स्टील सेक्टर को और भी जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है। विंजिम पोर्ट है जिसका कि अभी रिसेंटली इनोग्रेशन हुआ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट को डेवलप किया है। आप देखिए कि हमारा जो कंट्री है अपना 75% जो इनर एरिया के अंदर में जो ट्रेड है, जो आउटर ट्रेड है, उसका जो ट्रांसशिपमेंट है वो फॉरेन पोर्ट्स के ऊपर डिपेंड हुआ करता था। और ये जो पोर्ट का जो पैसा है वो यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे फॉरेन पोर्ट्स के ऊपर में जो हमारा $200 मिलियन से लेकर 220 जो मिलियन डॉलर का जो पैसा खर्च हुआ करता था वो नहीं होगा। एक नेचुरल हार्बर है वो प्रोवाइड करता है विंजिम पोर्ट का एरिया। और इसके अलावा आप देखिए कि बिजीएस्ट रूट है इंडियन ओशियन रीजन का जो एरिया है, बिजीएस्ट यहाँ पे ट्रेड का रूट है। तो काफ़ी सारे जो अदर कंट्रीज़ के जो लोग जो यहाँ पे शिप्स का जो डॉकिंग प्रोसेस है वो भी इंडिया के अंदर में कैरी आउट हो सकेगा। तो उसी के पॉजिटिव के बारे में बताया गया है। आपसे सवाल मेंस के अंदर में पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स में तो आप देखिए कि सागरमाला है या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे सवाल होते हैं प्रीलिम्स के अंदर में। मेंस में आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे यहाँ पे शिप बिल्डिंग जो सेक्टर है वो क्यों नहीं रिवाइवल हो पाया, क्यों हमारे यहाँ पे आप देखिए कि एंशंट समय के दौरान में भी हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट मौसम है, जो पोर्ट हैं वो भी हुआ करते थे। प्रोजेक्ट मौसम के थ्रू उन पोर्ट्स का रिवाइवल है वो भी किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर में स्टूडेंट्स आप देखिए कि एंशंट समय के पोर्ट के बारे में तो यूपीएससी ने 2023 के प्रीलिम्स के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा था। जैसे पुहार नाम का एक पोर्ट है, कोरकई नाम का एक पोर्ट है, तो ये पोर्ट किस डेट किंगडम के अंडर में हुआ करते थे। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एंशंट समय से ट्रेड के रूट हैं। वेस्ट एशिया से हमारे यहाँ पे जो माइग्रेंट पर्सन है मानसून विंड्स को यूज करते हुए आया करते थे, क्योंकि इस तरीके से मानसून विंड्स फ्लो करती हैं हमारे यहाँ पे। जो मेजरली मानसून है साउथ वेस्ट का, एक पार्ट के अंदर में नॉर्थ वेस्ट का भी मानसून आता है जो कोरामंडल कोस्ट के वहाँ पे अक्टूबर नवंबर के समय में। तो मानसून विंड्स के थ्रू आया करते थे, फिर भी हमारे यहाँ पे जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, क्या रीजंस हैं, तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इंडिया के अंदर में जो नॉन सिटीजन पर्सन है उनको डिटेंड करने के रिगार्डिंग में रूल ऑफ लॉ है वो यहाँ पे क्या बताता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ऐसे लोग हैं जिनको कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के अंडर में
फॉरेनर एक्ट है, जो फॉरेनर्स का एक्ट है 1946 का, जिसके अंडर में अरेस्ट एंड डिटेंड किया जाता है अगर वो इंडिया के सिटीजन्स नहीं हैं, एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे उनके द्वारा रहा गया है, तो उसी को यहाँ पे जो डिस्कशन है वो किया गया। कुछ इंटरनेशनल लॉज के साथ में यहाँ पे डिस्कशन है वो किया गया है कि वहाँ पे तो बेटर फैसिलिटीज़ हुआ करती हैं, इंडिया को किस तरीके से यहाँ पे उन लोगों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, स्पेशली जो एनआरसी के जो लोग हैं जिनको डिटेंड है वो किया गया है, उसके बारे में ये मेंशन है। डिटेंशन इस प्रोसेस के बारे में बस आपको आर्टिकल 22 जरूर से पता होना चाहिए, नहीं पता है तो उसको रीड करो, आर्टिकल 22 को रीड करो, जो कि हमारे यहाँ पे जो पर्सन अरेस्टेड हैं उनके कुछ राइट्स के बारे में उसके पर्सपेक्टिव से वहाँ पे मेंशन है वो किया गया। वर्ल्ड के रिगार्डिंग में है, कैलिफोर्निया का जो एरिया है वहाँ पे एक आइलैंड का स्मॉल आइलैंड है, तो वहाँ पे आप देखिए कि पिछले 60-70 ईयर्स के समय एक प्रिजन है उसको नहीं ऑपरेट किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उस प्रिजन को ओपन करने के बारे में कहा गया है कि उस जेल को ओपन कीजिए, वहाँ पे जो वायलेंट पर्सन है उनको वहाँ पे डिपोर्ट है वो किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि मालदीव के द्वारा अपना इकोनॉमी उनका बेस किसके ऊपर में है, टूरिज्म के ऊपर में मेजरली बेस है। इंडिया और मालदीव के जो आप देखिए कि डिफरेंसेस सामने आए थे, तो इंडियन जो पर्सन है उनके द्वारा वहाँ का टूरिज्म है उसको बाइकआउट है वो किया गया था, तो इम्पैक्ट करता है। इंडिया के ही जो मेजरली टूरिस्ट हैं वो विजिट किया करते हैं मालदीव के वहाँ पे, तो मालदीव के द्वारा अपना इकोनॉमी है उसको डाइवर्सिफाई करने के रिगार्डिंग में कतर के साथ में कुछ एग्रीमेंट्स हैं वो साइन किए गए हैं, तो आप देखिए कि यहाँ पे इनको अपना इकोनॉमी है उसको भी डाइवर्सिफाई करना है। हौतीज के द्वारा अटैक किया गया था, इजराइल का जो मेन एयरपोर्ट है उसको इम्पैक्ट हुआ था, तो आप देखिए कि हौतीज के ऊपर में जो यूएस एंड इजराइल है उनके द्वारा बॉम्बिंग किया गया है, तो आप देखिए कि हौतीज का जो मिसाइल का जो अटैक था वो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी आप देखिए बाईपास करते हुए वो वहाँ पे अटैक है वो कैरी आउट हुआ। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो पोप हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है कि उनके द्वारा किस तरीके से कुछ डोनेट है वो किया गया था। बांग्लादेश के अंदर में जो एक इस्कॉन फाउंडेशन के जो एक मॉन्क हैं जिनको कि अरेस्ट कर लिया गया था, रिलीज करने के बाद में फिर से उनको डिटेंड किया गया है एक कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू में। और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 100% टैरिफ है उसको इम्पोज करने के बारे में कहा गया कि जो मूवीज आउटसाइड द यूएस बनती हैं उनको 100% टैरिफ है वो लगाया जाएगा। पाकिस्तान के द्वारा आप देखिए कुछ दिन पहले भी एक जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको टेस्ट किया गया था, फिर से उनके द्वारा एक जो मिसाइल है उसको टेस्ट किया गया है। और ईरान के जो पॉलिटिकल लीडर हैं जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो विजिट के लिए भी हैं, फिर वो इंडिया के विजिट के लिए भी आएंगे, और ईरान के द्वारा भी इंटरवेन करते हुए यही कहा गया था कि इंडिया पाकिस्तान को अपना जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व करना यहाँ पे चाहिए। बट आप देखिए कि हमारे सिविलियन पर्सनस के ऊपर में अटैक हुआ है, टेररिस्ट कंटिन्यूस सेंड किए जाते हैं पाकिस्तान के द्वारा, तो रिटेलिएट हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो ज़रूर से करेंगे। किसी भी ऑपरेशन के थ्रू जो अपना एक्टिविटी है उनको कैसे उनके द्वारा कैरी आउट करना है वो बेटर उसके बारे में जाना करते हैं, तो आप देखिए कि ज़रूर से जो यहाँ पे जो भी अटैक हुआ है टेररिस्ट को एलिमिनेट है वो किया जाएगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।